तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, ये आपकी जो क्लास है ये बीएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास है। बीएड थर्ड सेमेस्टर की आपकी ये क्लास है। एमजी के बीपी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी वालों के लिए ये क्लास ऑर्गेनाइज की जाती है। और दूसरी चीज़ की ये जो पेपर है हमारा, ये इंक्लूसिव एजुकेशन का पेपर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का पेपर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। बीएड थर्ड सेमेस्टर के इस क्लास में इंक्लूसिव एजुकेशन का पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग यूनिट 3 का बी पार्ट पढ़ रहे थे। कौन सा पार्ट पढ़ रहे थे? यूनिट 3 का बी पार्ट। इसके अंदर पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एक समावेशी स्कूल को बनाने के लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, और दूसरे क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था शिक्षण रणनीतियाँ कैसी होनी चाहिए समावेशी स्कूल बनाना है। तो आज हम पढ़ेंगे ये यूनिट 3 के बी का अंतिम क्लास होगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे समावेशी विद्यालय वातावरण बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। यदि हमें एक इंक्लूसिव स्कूल का एनवायरनमेंट तैयार करना है तो उसमें टीचर का क्या रोल होता है, ये चीज़ हम देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो प्रैक्टिकल होगा आपके बीएड थर्ड सेमेस्टर का, उससे रिलेटेड आपको पीडीएफ वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी और आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, ठीक ना। तो देखिए, समावेशी विद्यालय वातावरण बनाने में शिक्षक की जो भूमिका है उसको हम पढ़ रहे हैं। इंग्लिश में देखें तो रोल ऑफ टीचर फॉर क्रिएटिंग इंक्लूसिव स्कूल इन्वायरमेंट। देखिए, इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जो समावेशी परिवेश होता है, जो इंक्लूसिव इन्वायरमेंट होता है, इंक्लूसिव इन्वायरमेंट क्या चीज़ है ये हम समझेंगे। इंक्लूसिव इन्वायरमेंट मतलब वो है जहाँ पे नॉर्मल स्टूडेंट और डिसेबल्ड स्टूडेंट दोनों पढ़ाई करने के लिए आते हों। तो जहाँ पे जिस क्लास में नॉर्मल एंड डिसेबल्ड स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हों, वहाँ पे टीचर के द्वारा शिक्षण कराना एक जटिल कार्य माना जाता है, एक कॉम्प्लेक्स वर्क माना जाता है, क्योंकि डिसेबल्ड स्टूडेंट की ज़रूरतें अलग होंगी, उनकी रुचि उनकी योग्यता अलग होंगी, और जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं उनकी ज़रूरतें अलग होंगी, उनकी रुचि और योग्यता अधिगम की गति अलग होगी। तो सबको साथ लेकर पढ़ा पाना एक जटिल कार्य माना जाता है। तो इसमें जो प्रत्येक के जो अध्यापक है उसको क्या मिलना चाहिए? अतिरिक्त समय मिलना चाहिए पढ़ाने के लिए, उनको प्रशिक्षण मिलना चाहिए, ट्रेंड टीचर होने चाहिए, तब जाके इंक्लूसिव स्कूल का एनवायरनमेंट तैयार किया जा सकेगा। उनको पर्याप्त मात्रा में संसाधन मिलने चाहिए कि जैसे कोई भी डिसेबल्ड स्टूडेंट है, चाहे उसको विजन प्रॉब्लम है, चाहे फिर उसको हियरिंग प्रॉब्लम है, या फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो सबसे संबंधित पर्याप्त मात्रा में स्कूल में संसाधन मौजूद होने चाहिए, जिससे टीचर उसको देकर जो स्टूडेंट है उसकी नीड्स को पूरा कर सके और अधिगम की जो गति है, जो लर्निंग की जो स्पीड है, उसको मेंटेन कर सके। समुदाय एवं अभिभावक का सहयोग भी टीचर को मिलना चाहिए। समुदाय एवं अभिभावक का सहयोग से तात्पर्य यह है कि जो बच्चे के पेरेंट हैं वो बच्चे के बारे में सही जानकारी टीचर को प्रोवाइड करें कि बच्चे की क्या एक्टिविटीज़ है, बच्चे की क्या रुचि है, बच्चे की क्या योग्यता है, घर पे वो कैसे काम करता है, कैसे रहता है, कैसे बिहेव करता है, यानी उसकी क्वालिटी को बताएं ताकि टीचर उसको समझ सके और बेहतरीन तरीके से उसको पढ़ाने में अपनी योजना बना सकें। ठीक, तो अगर हमें इंक्लूसिव स्कूल का एनवायरनमेंट तैयार करना है तो उसमें हमें टीचरों को अतिरिक्त समय देना चाहिए। अतिरिक्त समय का मतलब ये है कि टीचर कहीं भी अपॉइंट होते हैं तो वो टीचर ट्रेनिंग कोर्स करके आते हैं, ठीक ना। तो जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स है हमारा, उसकी जो अवधि है वो पर्याप्त होनी चाहिए। उसमें जो करिकुलम होता है टीचर ट्रेनिंग कोर्स का वो व्यापक होना चाहिए, ताकि जो टीचर वहाँ से निकले वो ट्रेंड टीचर
ट्रेंड टीचर हो, उसको प्रशिक्षण मिला हो ताकि वो नॉर्मल एंड डिसेबल्ड स्टूडेंट को दोनों को मेंटेन कर सके। क्लास में क्या शिक्षण रणनीति होती है, क्या करिकुलम होता है, क्या टीचिंग मेथड होता है, सारी चीज़ों का नॉलेज हो उसको। और जो मल्टी सेंसरी मटेरियल होते हैं वे स्कूल में उपलब्ध होने चाहिए ताकि टीचर उसका यूज कर सके। और जो कम्युनिटी है और जो पेरेंट्स हैं उनका हेल्प मिलना चाहिए टीचर को, तब जाके इंक्लूसिव स्कूल का एनवायरनमेंट तैयार किया जा सकेगा टीचर के द्वारा। इसके बाद अगर हम शिक्षक की पर्टिकुलर भूमिका देखें कि शिक्षक को भाई क्या करनी चाहिए, तो एक इंक्लूसिव स्कूल का एनवायरनमेंट तैयार करने में जो शिक्षक की भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण होती है। समावेशी शिक्षण प्रणाली में विशिष्ट एवं सामान्य अध्यापकों के मध्य सहयोग एवं आपसी समझ होना आवश्यक है। यदि समावेशी शिक्षण किया जा रहा है तो उसमें जो स्पेशल टीचर हैं और जो रेगुलर टीचर हैं दोनों के मध्य संबंध अच्छा होना चाहिए, दोनों के मध्य आपसी समझ होना आवश्यक है। क्योंकि जब स्पेशल टीचर और रेगुलर टीचर के बीच में संबंध अच्छा होगा तभी वे टीम टीचिंग करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं? टीम टीचिंग करा सकते हैं। क्योंकि समावेशी स्कूल में टीम टीचिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर कोई डिसेबल्ड बच्चा है तो उसको स्पेशल टीचर बेहतरीन समझ सकता है रेगुलर टीचर की अपेक्षा, ठीक ना। तो दोनों के बीच में संबंध होना आवश्यक है। इसके बाद समावेशी कक्षा के अध्यापक को 3R का क्या मतलब है? राइट, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अधिकार, भूमिका एवं उत्तरदायित्व की जानकारी होना अति आवश्यक है। जो समावेशी कक्षा का अध्यापक है उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे क्या राइट्स हैं, मेरे क्या अधिकार हैं, ताकि वे अपने अधिकारों का विद्यालय में प्रयोग करें। विद्यालय में उसकी क्या भूमिका है बच्चों के प्रति, उसकी जानकारी उसको भली भांति होनी चाहिए ताकि वो अपना रोल अच्छे से प्ले करे, अपना दायित्व अच्छे से बच्चों के प्रति निभाए। और उसको अपनी जिम्मेवारी भी पता होनी चाहिए कि मेरे कंधे पर क्या जिम्मेदारी दी गई है। ये जो बच्चे मिले हैं मुझे पढ़ाने के लिए, इनके भविष्य की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, तो इनके भविष्य को जो स्वरूप देना है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, उसके लिए मेरी अकाउंटेबिलिटी मायने रखती है। आगे देखिए, बच्चों की मानवीय विभिन्नता को समझना एवं स्वीकार करना सिखाना। टीचर को ये पता होना चाहिए कि अगर एक क्लासरूम है तो इसमें जो बच्चे होंगे वे अलग अलग प्रकार के रुचि, अलग अलग प्रकार की भाषा, अलग अलग प्रकार के संस्कृति, अलग अलग प्रकार के पारिवारिक पृष्ठभूमि से आए हैं। तो वो बच्चों की जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसके बारे में उसको समझ हो, और जो बच्चा जैसी योग्यता रखता हो, जैसी रुचि रखता हो, जैसी पारिवारिक पृष्ठभूमि से आता हो, उसको उसी हिसाब से वे टीचिंग कराए और उसी हिसाब से उसको लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करें और उसकी लर्निंग स्पीड को मेंटेन कर सके, ठीक ना। और बच्चों को यह सिखाना भी क्लास में भाई नॉर्मल स्टूडेंट भी होंगे, डिसेबल्ड स्टूडेंट भी होंगे, तो टीचर ऐसे एग्जाम्पल्स दे, ऐसी एक्टिविटीज़ कराएं कि बच्चे भी ये व्यक्तिगत विभिन्नता को स्वीकार कर सकें और जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं वो डिसेबल्ड स्टूडेंट के प्रति सॉफ्ट बिहेवियर रखें। आगे देखिए, कक्षा कक्ष गतिविधियों में प्रत्येक के बच्चे को प्रतिभागिता के अवसर प्रदान करना। खेल हो, कूद हो, कोई भी प्रश्न प्रतियोगिता हो, सिंगिंग, डांसिंग, किसी भी प्रकार का कोई पार्टिसिपेशन करना हो तो उसमें सारे बच्चों को अवसर देना है। अगर कोई डिसेबल्ड बच्चा है तो उसके अनुसार वो कौन सी प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर सकता है तो उसको वैसी प्रतियोगिता में प्रतिभाग कराया जाए, उसको उस प्रकार की को करिकुलर एक्टिविटीज़ में शामिल कराया जाए। यानी सभी को उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार जो अवसर हैं उनको प्रोवाइड किए जाएं। ये चीज़ आपको समझना है। फिर इसके बाद आगे क्या है? बाधित बच्चों के प्रभावशाली अधिगम हेतु पाठ्यक्रम का निर्माण करना। पाठ्यक्रम मतलब यहाँ पे पाठ्यचर्या, ठीक ना, करिकुलम प्लान करना। करिकुलम में क्योंकि टोटल एक्टिविटीज़ भी आ जाती हैं आपके सिलेबस के साथ, तो एक्टिविटीज़ क्या है टीचर ही प्लान करता है कि वो किस प्रकार के क्लास में एक्टिविटीज़ कराएगा, वो लेसन प्लान के थ्रू अपना उसको प्लानिंग करता है, ठीक ना। तो जो बाधित बच्चे हैं, बाधित यानी जो डिसेबल्ड बच्चे हैं तो वो इफेक्टिव लर्निंग कर सके, इसके लिए करिकुलम में थोड़ा मॉडिफिकेशन करे, करिकुलम को थोड़ा इफेक्टिव बनाए, करिकुलम को थोड़ा यूनिक बनाने का टीचर को प्रयास करना है थ्रू लेसन प्लान, थ्रू यूनिट प्लान, या फिर डिपार्टमेंट में अपना मीटिंग करके सारे टीचर में कोलैबोरेशन करके
तमाम तरीके से जो भी टीचर इम्प्लीमेंट कर सकता है अपने लेवल पे। इसके बाद क्या है, विशिष्ट उपलब्धि, इष्टतम उपलब्धि के लिए बाधित बच्चों को अभिप्रेरित करना। जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको आपको समय समय पर मोटिवेशन देना है, उन्हें समझाना है कि आप किसी से कम नहीं हो, आपके अंदर जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो एक अच्छी मात्रा में है, आपके अंदर भी बौद्धिक क्षमता है तो उसको आप प्रयोग कर सकते हो। तो विशिष्ट उपलब्धि यानी हाईएस्ट पोटेंशियल पे जाने के लिए बच्चों को मोटिवेट करना है। इसके बाद क्या है, निरंतर मूल्यांकन द्वारा डिसेबल्ड बच्चों की प्रगति सुनिश्चित करना। CCE का नाम आपने सुना होगा। CCE का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवोल्यूशन। तो इसी के द्वारा हम निरंतर मूल्यांकन किसी क्लासरूम में करते हैं। तो निरंतर मूल्यांकन के द्वारा मतलब कि हम बच्चे का उपलब्धि को जांचते रहेंगे निरंतर, जो डिसेबल्ड हमारे बच्चे हैं, ताकि उनकी प्रगति को हम सुनिश्चित कर सकें। हमें ये पता हो कि बच्चे प्रोग्रेस कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं जो हम पढ़ा रहे हैं बड़ा ऊपर ऊपर जा रहा है, इसका कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है। तो इसके लिए CCE को अप्लाई करना है टीचर को, ठीक ना। तो ये चीज़ आप समझिएगा। फिर आगे आप देख सकते हैं, सामान्य एवं बाधित बच्चों के मध्य मधुर संबंध स्थापित करना। जो क्लास में नॉर्मल बच्चे हैं और एक साइड क्लास में जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, कैसे बच्चे हैं, डिसेबल्ड बच्चे हैं, तो दोनों में जो संबंध है वो मधुर हो। मधुर का मतलब दोनों में भाईचारा हो, इस प्रकार का टीचर को इन्वायरमेंट बनाना है। तो ऐसा इन्वायरमेंट वो एक्टिविटीज़ के माध्यम से बना सकता है, एग्जाम्पल्स के माध्यम से बना सकता है, कोई नाटक करा के बच्चों को समझा सकता है कॉन्सेप्ट को कि भाईचारा क्या होता है, प्रेम क्या होता है। वो टीचर के ऊपर है कि वो किस लेवल पे सिलेबस के द्वारा, जो सिलेबस वो पढ़ा रहा है, जिस सिलेबस का वो विकास कर रहा है क्लासरूम में, तो उसके द्वारा वो कैसे ब्रदरहुड्स को, समानता को, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चों को समझा सके। आगे क्या है, अभिभावकों से गृह अधिगम को बढ़ावा देने की तकनीकें बताना। जो पेरेंट्स हैं बच्चे के ना, उनको बताना है कि आप जो हम यहाँ से होमवर्क देते हैं, जो HW बच्चे को देते हैं, वे कैसे इफ़ेक्टिव वे में कराएं आप बच्चे को, और कैसे घर पे बच्चा अच्छे से पढ़े। इसके लिए हम पेरेंट्स को टेक्निक बताएंगे और उनको उस टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको बोलेंगे। तो पेरेंट के साथ मीटिंग करके, पेरेंट के साथ कोलैबोरेशन करके हम बच्चों की जो लर्निंग है उसको इंक्रीज करा सकते हैं, ठीक ना। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। आगे आप देख सकते हो, प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यकता अनुसार एवं योग्यता अनुसार पाठ्यचर्या में गृह कार्य आदि का निर्माण करना। तो वो ये चीज़ है कि योग्यता अनुसार करिकुलम को मॉडिफाई करना, कि जो भी सिलेबस है हमारा, जो भी हमारी बुक्स हैं, उस बुक्स को हम कैसे अपने वे में मॉडिफाई करके, अपने वे में उस बुक्स में जो अभ्यास कार्य हैं उसको कैसे हम बच्चे की योग्यता के अनुसार, बच्चे की आवश्यकता के अनुसार कैसे उसको लचीला बना सकते हैं, फ्लेक्सिबल बना के हम बच्चे को वो टास्क देने की कोशिश करेंगे जो उसके बुक्स में है, ठीक ना। ये चीज़ कहा जा रहा है। इसके बाद बच्चों में आत्मविश्वास जागृत करना है एक टीचर को, उन्हें जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करना है। जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार हम कैसे बच्चों को कर पाएंगे, उन्हें हम वोकेशनल एजुकेशन देंगे, व्यावसायिक शिक्षा देंगे। डिसेबल्ड बच्चों को, नॉर्मल बच्चों को, जो जो बच्चे जैसे परफॉर्मेंस करते हैं उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट एप्टीट्यूड के हिसाब से उनको हम वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे। उसके अलावा हम क्या करेंगे, उसके अलावा हम उसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराएंगे जिससे उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक हर स्तर पर विकास हो सके। तो ये चीज़ करके हम उसको कल की चुनौतियों के लिए तैयार कर सकते हैं एक बच्चे को, ठीक ना। फिर इसके बाद आगे देखिए, बच्चों को आधुनिक उपकरणों के प्रयोग हेतु प्रशिक्षित करना। विद्यालय में जितने भी प्रकार के मॉडर्न इक्विपमेंट हैं, मॉडर्न डिवाइस हैं, जैसे कि कंप्यूटर को आप ले सकते हो। कंप्यूटर आज हमारे शिक्षा का एक अभिन्न अंग बन गया है। कंप्यूटर की शिक्षा विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो कंप्यूटर को बच्चा ठीक तरीके से यूज कर सके, उससे मॉक टेस्ट दे सके, कोई PDF बना सके, कोई PPT बना सके, और इंटरनेट से कोई भी कंटेंट रिसर्च कर सके, इस योग्य हम बच्चों को बनाएंगे। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं यहाँ से। आगे क्या है, शारीरिक, मानसिक, भावात्मक एवं व्यवहारात्मक रूप से असमर्थ बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं व अपेक्षाओं को समझना है।
यानी एक टीचर का जो काम होता है, एक बेस्ट टीचर वही होता है। ऐसा नहीं कि आप क्लास में गए, जो क्वेश्चन आप पढ़ा रहे हो या जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उससे संबंधित आपने पढ़ाया, फिर कुछ क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने कुछ उत्तर दिया, कुछ आपने उनको कुछ होमवर्क दिया और चले आए। बस ये काम नहीं होता है एक टीचर का। एक टीचर का काम होता है कि आप क्लास में पढ़ाते समय या क्लास में पढ़ाने के बाद भी जो आपका स्टूडेंट है, जो आपका विद्यार्थी है, उसको आप फिजिकल रूप में भी उसकी जानकारी आपके पास होना चाहिए कि बच्चा आज फिजिकल रूप से स्वस्थ है या नहीं है। मेंटल लेवल पर बच्चे की अभी क्या स्थिति है, ये भी आपको इंडिविजुअली हर एक बच्चे की जानकारी होनी चाहिए कि अभी ये मेंटल स्वास्थ्य इसका कैसा है, मानसिक स्थिति कैसी है। बिकॉज यदि फिजिकल प्रॉब्लम होगा, मेंटल प्रॉब्लम होगा, बच्चा लर्निंग कैसे करेगा। तो आपको बच्चे के व्यक्तिगत जीवन में इंटर करके आपको ये चीज़ पता लगाना है। आप वो डायरेक्टली पता लगा सकते हो, इनडायरेक्टली पता लगा सकते हो, लेकिन आपका जो लर्नर है, आपको आपके लर्नर की जानकारी होनी चाहिए, ठीक ना। अगर आपको उनके फिजिकल, मेंटल, इमोशनली, बिहेवियर के रूप में आपको अच्छे से जानकारी होगी, तो उनकी जो एजुकेशनल नीड्स है, जो उनके एजुकेशनल एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको आप ठीक से समझ पाओगे और उसके हिसाब से जो उसकी लर्निंग स्पीड है या जो उसकी लर्निंग स्टाइल है, उसके हिसाब से उसको शिक्षण करा पाओगे, उसको लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करा पाओगे और देन वो बेस्ट या इफेक्टिव लर्निंग कर सकते हो कि वो करेगा बच्चा, ठीक। आगे क्या है, विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उन्हें व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, कल की चुनौतियों के तैयार कल के जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए उसको वोकेशनल ट्रेनिंग हम बच्चे को देंगे। आगे क्या है, शून्य अस्वीकृति के सिद्धांत, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी के सिद्धांत के तहत प्रत्येक बच्चे का कक्षा कक्ष में स्वागत करना है। कक्षा कक्ष में चाहे विजन प्रॉब्लम वाला बच्चा हो, हियरिंग प्रॉब्लम वाला बच्चा हो, लर्निंग डिसेबिलिटी हो, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, कोई भी प्रॉब्लम उसको हो, डिसकैलकुलिया, तो हमें हर बच्चे का क्लास में स्वागत करना है और हर बच्चे को एक साधन के रूप में लेना है कि हर बच्चा में क्या है, विशिष्टता है। और जब हर बच्चे में विशिष्टता है तो बच्चे एक दूसरे से कुछ नया सीखने को पाएंगे, तो उसे एक साधन के रूप में लेना है, उसे एक कमी के रूप में हमें नहीं लेना है। तो जीरो रिजेक्शन पॉलिसी को क्लास में इम्प्लीमेंट करना है एक टीचर को। और जीरो रिजेक्शन पॉलिसी क्या होती है कि हम किसी भी बच्चे का रिजेक्शन नहीं करेंगे, किसी भी बच्चे को रिजेक्ट नहीं करेंगे शिक्षा के नाम पे, चाहे उसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की विशिष्टता हो। ये चीज़ें भली भांति आपको समझना है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट्स आपको एग्जाम में लिखने में मदद प्रोवाइड करेंगे, रट्टा नहीं मारना है, ठीक ना। आगे देखिए, बच्चों में सकारात्मक सोच का हमें विकास करना है। सकारात्मक सोच मतलब ये होता है कि नकारात्मकता की ओर बच्चे न जाएं, ठीक ना, चाहे वो नॉर्मल बच्चे हों चाहे डिसेबल्ड बच्चे हों। समुदाय द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रमों में शिक्षक को भाग लेना है ताकि वो समुदाय की आवश्यकताओं को, चीज़ों को, तौर तरीकों को समझ सके और उसके हिसाब से बच्चों को और अच्छी प्रकार की शिक्षा देने में वो सामर्थ्य हो सके। बाधित बच्चों के मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान देना है टीचर को। अगर कोई मेंटल लेवल पे, कोई फिजिकल लेवल पे उसकी हेल्थ बिगड़ रही है तो उसको स्कूल के द्वारा मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड कराया जाए। वैकल्पिक शिक्षण तकनीकी का निर्माण करना है। टीचर के पास ऑप्शनल होना चाहिए या ऑप्शन होना चाहिए, कह सकते हैं। टीचिंग मेथड के कई ऑप्शन होने चाहिए कि अगर इस टीचिंग मेथड से बच्चा नहीं समझ पाया, इस टीचिंग टेक्निक से नहीं समझ पाया, तो उसको मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये नहीं तो ये वाला काम आएगा। अगर व्याख्यान विधि से बच्चा नहीं समझता है, प्रोजेक्ट मेथड से समझेगा। प्रोजेक्ट मेथड से नहीं समझता है, चर्चा विधि से समझेगा। चर्चा विधि से नहीं समझता है तो ह्यूरिस्टिक मेथड से समझेगा। तो ये ऑप्शन टीचर के पास होना चाहिए, ठीक। आगे देखिए, अब ये तो हमने जाना कि भाई समावेशी शिक्षा, समावेशी स्कूल का इन्वायरमेंट बनाने में टीचर कैसे वर्क करेगा, कैसे अपना रोल प्ले करेगा कि इन्वायरमेंट बनेगा। अब हम थोड़ा एक एक डिसेबिलिटी पे देख लेते हैं कि टीचर इस डिसेबिलिटी की अवस्था में किस प्रकार का रोल प्ले कर सकता है। जैसे कि हम पहला देखेंगे, दृष्टिबाधित बालकों के प्रति अध्यापक का क्या उत्तरदायित्व है। यदि क्लास में कोई विजन प्रॉब्लम वाला बच्चा है, बच्चे को दिखाई नहीं देता है ठीक से, तो इस स्थिति में टीचर को कैसे अपनी भूमिका को निभाना चाहिए, कैसे उत्तरदायित्व को निभाना चाहिए, आप देख सकते हो। दृष्टिबाधित बालकों को शिक्षा देने के लिए पहले तो दृष्टिबाधित की जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए, क्योंकि दृष्टिबाधित बालक कई प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ को कम दिखाई देता है, कुछ बच्चों को की एक ही आँख काम कर रही होती है, कुछ बच्चों को बिल्कुल दिखाई नहीं देता है।
तो उनकी जो डिसेबिलिटी है उसकी मात्रा क्या है उसके हिसाब से हम अपना करिकुलम प्लान करेंगे, अपनी जो लेसन प्लान है उसको तैयार करेंगे। इन बच्चों की देखभाल के लिए प्रशिक्षण एवं शिक्षा सामान्य एवं विशिष्ट शिक्षक दोनों का उत्तरदायित्व होता है। सामान्य शिक्षक भी इनको शिक्षा दे सकता है, विशिष्ट शिक्षक भी शिक्षा दे सकता है, दोनों का उत्तरदायित्व होता है। ठीक, देखिए, कक्षा में सुलभ संचालन हेतु व्यवस्था होना चाहिए कि कक्षा का संचालन हो सके, इसके लिए सारी फैसिलिटी क्लासरूम में होनी चाहिए। अल्पदृष्टि बालकों हेतु बड़े अक्षर वाली किताब की व्यवस्था हो, जिनको थोड़ा दिखाई देता है लेकिन कम दिखाई देता है, तो बड़े अक्षर वाले कुछ किताब हों जिससे उनको प्रोवाइड करा दिया जाए तो वो सहजता से लर्निंग कर सकें। यह सुनिश्चित करना कि बच्चों को चिकित्सीय सेवा समय पर मिले, जो उनको मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो समय पर मिले, ये टीचर के द्वारा ध्यान में रखना चाहिए। सामान्य बच्चों को दृष्टि बाधित बच्चों की समस्याओं से अवगत कराना चाहिए ताकि सामान्य बच्चे उनके साथ अच्छे से व्यवहार करें। दृष्टि बाधित बच्चों के लिए अध्यापक का सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, ऐसा नहीं कि टीचर ही उनसे दूर दूर भागे, फिर पढ़ाएगा कैसे। अल्पदृष्टि वाले बच्चे को आगे बैठाना चाहिए ताकि जो भी श्यामपट्ट पे टीचर लिख रहा है उनको वो अच्छे से दिख सके, तो ऐसे बच्चों को आगे बैठाइए जिनको कम दिखाई देता है। और इन बच्चों को ऑडिटरी मटेरियल्स के माध्यम से पढ़ाइए, शिक्षा दीजिए, प्रशिक्षण दीजिए, यानी ऑडियो सुना सुना के, क्योंकि वो देख नहीं सकते हैं लेकिन उनके कानें ठीक हैं तो सुना के भाई पढ़ाइए। विशिष्ट उपकरण भी आप उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे ब्रेल लिपि को, जो विजन प्रॉब्लम वाले बच्चे होते हैं वो ब्रेल लिपि के माध्यम से किसी भी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसमें कुछ टेक्निक होती होगी। श्रवण यंत्र का आप उनको यूज करा सकते हैं, कान में कुछ अच्छा सा हेडफोन या फिर ऑडियो वाले यंत्र दे सकते हैं ताकि वो ऑडियो के माध्यम से सीखें। दृष्टि बाधित बच्चों को, अब देखिए वो बच्चा देख नहीं पा रहा है लेकिन गाना तो अच्छा गा सकता है। सूरदास जी हमारे कितने अच्छे मतलब वो दोहा वगैरह लिखते थे, तो ऐसे बच्चों को संगीत में पार्टिसिपेट कराइए ताकि उनका मनोबल बढ़े कि मैं ये काम तो नहीं कर सकता ठीक से लेकिन गाना बहुत अच्छा गाता हूँ, मेरे जैसे गाना कोई नहीं गाने पाता, तो उनके मनोबल बढ़ेगा, उनको लगेगा कि किसी फील्ड में आई एम अ मास्टर। ठीक, तो उनको नाच में भी आप भाग लिवा सकते हैं। एक अंधा व्यक्ति बहुत अच्छे से नृत्य भी कर सकता है, गाना गा सकता है। इस प्रकार के सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में उनको हमें सहभागिता के लिए प्रेरित करना है ताकि उनका मनोबल बना रहे। अब दूसरी स्थिति क्या है, श्रवण बाधित बालकों के प्रति अध्यापक कैसे रोल प्ले करना चाहिए उसको, और इस स्थिति में अध्यापक को कैसे उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहिए। अब बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है इस स्थिति में, अब जिस बच्चे को दिखाई नहीं देता था तो हम ऑडियो के माध्यम से पढ़ा रहे थे, लेकिन अब जिस बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है तो उसको फिर हम दिखा दिखा के तो पढ़ा सकते हैं, विजुअल एड्स के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसकी आंखें काम कर रही है, उसके कान काम नहीं कर रहे हैं, तो दिखाने वाले मटेरियल के माध्यम से पढ़ाएंगे, विजुअल एड्स के माध्यम से। देखिए, बोलते समय बच्चे की ओर देखिए आप, तो बच्चा आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ सकता है कि आप क्या बोल रहे हैं, उसको सुनाई नहीं देता है, लेकिन अगर आप उसके सामने देख देख के बोल रहे हैं तो आपके एक्सप्रेशन से वो अंदाज़ा लगा सकता है कि आप किस विषय में बात कर रहे हैं। किसी बच्चे का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। छोटे वाक्यों का प्रयोग कीजिए, भाई किसी को कम सुनाई देता होगा लेकिन वो झटके झटके में सुना, बड़े बड़े लंबे लंबे वाक्य मत बोलिए, छोटा बोलिए, सटीक बोलिए तो सुन सकता है। धीमी गति से बोलिए तो सुन लेगा, आप एकदम तेजी से बोलेंगे कम सुनाई देता है तो कहाँ सुन पाएगा। उन्हें श्यामपट्ट अथवा लेखन सामग्री की सहायता से पढ़ाइए, बोलिए कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो श्यामपट्ट में देखो, क्योंकि श्यामपट्ट में मैं लिख के पढ़ा रहा हूँ तो लिखा हुआ देख तो सकते हैं ना बच्चे, तो वो समझ जाएंगे। तो क्या करना है, बोलते समय बच्चों की ओर देखना है, छोटे वाक्यों का प्रयोग करना है, धीमी गति से बोलना है, श्यामपट्ट अथवा लेखन सामग्री से ज़्यादा पढ़ाना है उनको। ठीक, श्रवण उपकरणों की पूर्ण जानकारी देना है, भाई किसी को सुनाई देता है लेकिन कम सुनाई देता है तो उनके कान में जो मशीन लगाते हैं तो कान में उनको हम मशीन लगाने के लिए देंगे, और कान में जो मशीन लगा के कैसे यूज करते हैं उस मशीन को अगर वो उनको जानकारी दे देंगे तो उसके माध्यम से भी उनको सुनाई बराबर का दे सकता है। विशिष्ट अध्यापक, अभिभावक एवं समुदाय के संपर्क में टीचर को रहना है, जो रेगुलर टीचर है, जो सामान्य शिक्षक है, उसको स्पेशल टीचर, पेरेंट्स, कम्युनिटी के संपर्क में रहना है ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उनसे बताकर अपनी समझ को बना सकें। तीसरी स्थिति क्या आती है, तीसरी स्थिति आती है कि कोई बच्चा यदि फिजिकल रूप से डिसेबल्ड है तो इस स्थिति में जो टीचर है वो कैसे अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा, यहाँ पर वो अपना रोल कैसे प्ले करेगा। तो देखिए,
ये विद्यार्थी सामान्य विद्यार्थियों से अधिक भिन्न नहीं होते। ऐसे विद्यार्थी जिनको फिजिकल प्रॉब्लम होती है, उनके हाथ पैर किसी भी मसल्स अंग हड्डी में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो ये नॉर्मल स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा भिन्न नहीं होते हैं। इन्हें समावेशी परिवेश में सामान्य अध्यापकों द्वारा आराम से पढ़ाया जा सकता है। कोई बच्चा को लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, चल नहीं पाता ठीक से, उसके मसल्स में प्रॉब्लम है, वो लंगड़ लंगड़ के चलता है, तो क्या उसको तो रेगुलर टीचर आराम से पढ़ा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो तो अच्छी है, बौद्धिक क्षमता उसकी बहुत ही बेहतरीन है, तो उसको रेगुलर टीचर पढ़ा सकता है। हाँ, बीच में कभी कुछ दिक्कत आए तो उसको क्या करना होगा, स्पेशल टीचर पेरेंट्स के संपर्क में रहना होगा, ताकि वो प्रॉब्लम को शेयर करके उस पर डिस्कशन कर सकें। क्योंकि इन बच्चों का बौद्धिक विकास सामान्य होता है, इनके प्रति शिक्षक के निम्न दायित्व हैं। अब देखिए, जिनको फिजिकल प्रॉब्लम है तो वो वहाँ पे शिक्षक को कैसे रोल प्ले करना चाहिए। शारीरिक रूप से बाधित बच्चों की चिकित्सीय सीमाओं को समझना, कि जो भी फिजिकल प्रॉब्लम है वो बच्चे को किस सीमा तक है, अगर हम उसकी सीमा का ज्ञान टीचर को होगा तो वो उसके हिसाब से उसको कंट्रोल कर पाएगा, उसके हिसाब से उसको बिहेव कर पाएगा। तो जैसे कोई बच्चे को लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो उसके पैर में किस हद तक प्रॉब्लम है, उसके हाथ में किस हद तक प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ को टीचर को समझना होगा। फिर इसके बाद क्या है, उन्हें अपने शरीर के विभिन्न अंगों का प्रयोग करने के लिए सिखाना होगा। भाई देखिए, किसी को फिजिकल प्रॉब्लम है तो ऐसा तो नहीं है कि शरीर के सारे अंग उसके असक्षम होंगे, शरीर के एक दो अंग उसके असक्षम हो सकते हैं, लेकिन बाकी के अंग तो सक्षम होंगे। तो बाकी के अंगों का वो कैसे एक्सपर्टीज बाकी के अंगों को यूज करने में उसको हम एक्सपर्टीज हासिल करवा सकते हैं। ठीक, तो बाकी के अंगों का वो कैसे यूज कर पाए उस विषय में उसको हम एक्सपर्टीज हासिल कराएंगे, उसको एक्सपर्ट बनाएंगे। आगे क्या है, उनके लिए कक्षा में बैठने की उपयुक्त व्यवस्था कराएंगे, उनके सहपाठियों में मधुर संबंध स्थापित करने में सहायता कराएंगे, और बच्चों को उसकी बाध्यता को स्वीकार करना सिखाएंगे कि देखो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपकी विशिष्टता है, इसे नकारात्मक वे में आपको कभी भी नहीं लेना है। इन बच्चों की इच्छा शक्ति में वृद्धि करेंगे, उन्हें जहाँ तक हो स्वावलंबी यानी कि इंडिपेंडेंट बनाएंगे, उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग देकर। आगे क्या है, अधिगम असमर्थी बालकों के प्रति टीचर को कैसे रोल प्ले करना है, ये आपके सीटेट में पूछा जाता है, चाहे यूपी टेट हो चाहे सुपर टेट हो। अधिगम असमर्थी मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी, जो डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया है, इसकी बात हो रही है। इस प्रकार के अगर क्लास में कोई बालक है तो उनके साथ टीचर को कैसे बिहेव करना है, उनके साथ टीचर को कैसे इंटरेक्ट करना है। इस प्रकार के बच्चों की व्यवहारिक विशेषताओं का ठीक ढंग से निरीक्षण करके टीचर को पता लगाना है कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, इसकी व्यवहारिक विशेषताएं क्या हैं, उसके हिसाब से फिर उनको पढ़ाई करवाएगा टीचर। बच्चों को तस्वीरों की सहायता से पढ़ाना है, विजुअल एड्स के माध्यम से पढ़ाना है। शिक्षा संबंधी समस्यात्मक क्षेत्रों में बार बार अभ्यास उनको करवाना है, यानी उनको प्रैक्टिस की संख्या उनकी बढ़ा देनी है, ताकि अगर वे मंद बुद्धि के भी हैं, थोड़ा सा लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो उनको चीज़ें समझ में आ जाए। समान अर्थों वाले वाक्यों को या शब्दों को उनका संदर्भ बताकर पढ़ाना है, ठीक है ना। जैसे समान अर्थ के कोई दो शब्द हैं, समान अर्थ के कोई दो वाक्य हैं, तो दोनों शब्दों को हम अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि इस शब्द का अर्थ अलग होता है, इस शब्द को इस वे में यूज किया जाता है, तो ऐसे पढ़ाएंगे। अधिगम असमर्थी बालकों की आवश्यकता अनुसार सामग्री की व्यवस्था हम करेंगे, ठीक ना। फिर इसके बाद लास्ट क्या है, लास्ट है आपका प्रमस्तिष्कीय स्तंभन के लिए बालकों के प्रति अध्यापक के उत्तरदायित्व। प्रमस्तिष्कीय क्या है कि मेंटल डिसऑर्डर इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि मानसिक मस्तिष्क से जुड़ी ये डिसेबिलिटी है, तो मस्तिष्क विकार आप इसको बोल सकते हैं। तो इस प्रकार के जो बच्चे हैं तो इनके मस्तिष्क में प्रॉब्लम होता है। कक्षा में समायोजन के लिए भावनात्मक सहयोग इनको हम देंगे, इमोशनली इनको हम हेल्प देंगे, वो जैसा सोचता है उसी प्रकार से उसको सोचने देना है, और मतलब उसकी कोई फीलिंग है तो उसको हमें ठेस नहीं पहुंचाना है, उस फीलिंग को वो बनाए रखते हुए वो कैसे लर्निंग कर सकता है, टीचर को इस बात का प्रयोग करना है। सूचना एवं संचार तकनीकी का प्रयोग करना है। ऐसे बच्चों को थोड़ा क्या करना है कि उनको हम आईसीटी के माध्यम से पढ़ाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे उन्हें हम एक कंप्यूटर पे बैठा दें और उसमें
पर्याप्त सामग्री डाल दें टॉपिक से रिलेटेड और उनको सिखा दें एक बार, तो वो अपने से पढ़े, अकेले पढ़े, तो उसकी जो भावनात्मक स्थिति है, जो उसका इमोशनल बैलेंस है, वो स्थिर रहेगा और वो लर्निंग कर सकता है। अगर वो 4 लोग के बीच में बैठेगा, कंप्यूटर वगैरह यूज करेगा, तो उसको कहीं न कहीं भावनात्मक कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। तो ऐसे बच्चों को हमें आईसीटी के माध्यम से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करना है। तो ये सारी चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे और ये सारी चीज़ें अगर टीचर को इंक्लूसिव स्कूल का इन्वायरमेंट बनाना है, इंक्लूसिव स्कूल का इन्वायरमेंट यदि बनाना है, तो फिर इन चीज़ों को वो ध्यान रखेगा जो टीचर है, इन चीज़ों का टीचर ध्यान रखेगा, तभी जाके जो समावेशी स्कूल का वातावरण है वो बनाया जा सकता है, समावेशी स्कूल का इन्वायरमेंट बनाया जा सकता है। तो ये सेशन आपको कैसा